राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट में राजनीति विज्ञान के मूल आधार वाले पेपर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे विचार विमर्श करेंगे। विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसे हम प्रजातांत्रिक समाजवाद के नाम से भी जानते हैं, इस पर सामान्य परिचर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, सामान्यतया लोकतांत्रिक समाजवाद का विकास एक निश्चित विचारधारा के रूप में नहीं हुआ है, अपितु जो लोग लोकतंत्रीय संस्थाओं को बनाए रखते हुए आर्थिक न्याय के समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आर्थिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके द्वारा इस विचारधारा को विकसित किया गया। इस विचारधारा को विकसित करने में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में सिडनी वेब, रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉस्की, एडवर्ड बर्नस्टीन के नाम उल्लेखनीय हैं। और भारत के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे विद्वानों ने, विचारकों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। मित्रों, लोकतांत्रिक समाजवाद के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों पर यदि हम गौर करें तो यह है प्रजातांत्रिक समाजवाद, प्रजातंत्र और समाजवाद नामक दो विचारधाराओं का ही समन्वय है। और इसका उद्देश्य लोकतंत्रीय मार्ग को अपनाकर, प्रजातांत्रिक मार्ग को अपनाकर समाजवाद की स्थापना करना है। मित्रों, लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा संवैधानिक और शांतिमय साधनों के माध्यम से संपत्ति की गंभीर विषमताओं को दूर करना चाहती है। यह विचारधारा लोकतंत्र और समाजवाद दोनों को बनाए रखना चाहती है। राजनीतिक क्षेत्र में इसकी आस्था स्वतंत्रता पर आधारित उदारवादी दर्शन में है, लेकिन राज्य के कार्य के क्षेत्र में, संदर्भ में यदि हम बात करें तो यह लोक कल्याणकारी राज्य को अपनाना चाहती है, लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना चाहती है। लोकतांत्रिक समाजवाद के जो साधन हैं वो विकासवादी और सार्वभौमिक साधन के रूप में हमें दिखाई देते हैं। जैसे यह वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग को सहमति प्रदान करता है, जनसहमति पर यह आधारित है, संसदीय शासन व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है और सत्ता में आने पर लोकतंत्र की रक्षा करते हुए संवैधानिक उपायों के द्वारा लोकतांत्रिक समाजवादी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मित्रों, लोकतांत्रिक समाजवाद के इस सामान्य पृष्ठभूमि के पश्चात यदि हम इसके अर्थ को समझें तो महान विचारक, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में कहा, यह राजनीतिक
और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा जन सहमति के तरीकों से स्थापित किए जाने वाली व्यवस्था है। मित्रों, विद्यार्थियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारत के अंदर लोकतांत्रिक समाजवाद को जीवंत बनाए रखा है। विद्यार्थियों, न्यायमूर्ति गजेंद्र गणकर कहते हैं कि प्रजातांत्रिक समाजवाद अथवा लोकतांत्रिक समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की व्यवस्था है और इसका आधार उदारवादी सामाजिक दर्शन है, जिसकी मुख्य भावना व्यक्ति को सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना के रूप में दिखाई देती है। मित्रों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद ने साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्य और पूंजीवाद के सामान्य लक्ष्यों को अपना लिया है। लोकतांत्रिक समाजवाद का तात्कालिक लक्ष्य दोनों में मेल मिलाप करना ही है। इस प्रकार विद्यार्थियों, इन परिभाषाओं से स्पष्ट है, इन विचारकों के विचारों से विदित होता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद सामाजिक न्याय, अच्छे जीवन, स्वतंत्रता, समानता और विश्व शांति की स्थापना पर बल देता है। मित्रों, विद्यार्थियों, अब हम लोकतांत्रिक समाजवाद के मूलभूत जो सिद्धांत हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद की जो विशेषताएं और लक्षण हमें दिखाई देते हैं, इन पर चर्चा करते हैं और बिंदुवार यदि हम इनको लें तो प्रथम बिंदु के रूप में हमें समाज की आंगिक प्रकृति के रूप में यह दिखाई देता है। विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक समाजवाद की मान्यता है कि समाज अपनी प्रकृति से आंगिक संस्था है, अर्थात समाज एक शरीर है और व्यक्ति उसके अंग। जिस प्रकार शरीर व अंग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसी प्रकार समाज और व्यक्ति भी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार शरीर का क्रमिक विकास होता है, उसी प्रकार समाज की अवस्था में क्रमिक विकास होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक अवस्था में परिवर्तन के लिए क्रांति का कोई उचित स्थान नहीं है, क्रांति को कोई जगह नहीं है और क्रांति की पद्धति अनुचित ही कही जा सकती है। मित्रों, विद्यार्थियों, दूसरा मूलभूत सिद्धांत इसका सर्वाधिकारवादी राज्य का विरोधी होना है। मित्रों, लोकतांत्रिक समाजवाद समग्रवादी, निरंकुशवादी अथवा सर्वाधिकारवादी राज्यों के सभी रूपों का घोर विरोधी है। इसका कारण यह है कि सर्वाधिकारवादी राज्यों में मानवीय व्यक्ति, उसकी स्वतंत्रता और गरिमा का कोई महत्व नहीं होता। तीसरा मुख्य लक्षण, तीसरी विशेषता, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का यह विरोधी है। लोकतांत्रिक समाजवाद पूंजीवाद का इसलिए विरोध करता है क्योंकि यह असमानता और शोषण पर आधारित है। असमानता और शोषण पर आधारित यह व्यवस्था जनता का कल्याण नहीं कर सकती। इसलिए लोकतांत्रिक समाजवाद शुरू से साम्यवाद का घोर विरोधी रहा है। यह साम्यवाद का विरोध इसलिए भी करता है कि साम्यवाद धर्म और नैतिकता के विरोध पर टिका हुआ है और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की वकालत करता है। प्रजातांत्रिक समाजवादियों के अनुसार ऐसे विचार कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। मित्रों, विद्यार्थियों, अगली मुख्य विशेषता, अगला लक्षण जो प्रजातांत्रिक समाजवाद मानता है, प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक समाजवाद कहता है कि मानव एक नैतिक प्राणी है। पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी विचारधाराएं जब मानव को एक आर्थिक प्राणी मानती है, वहीं पर लोकतांत्रिक समाजवाद मानव को एक नैतिक प्राणी मानता है। यह केवल भौतिक विचारों से नहीं बल्कि आदर्शों और आशाओं से प्रभावित होता है। इसके अलावा सहयोग, सामाजिकता,
बंधुत्व की भावना को के आधार पर यह कार्य करता है। इसी कारण लोकतांत्रिक समाजवाद मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। मित्रों, विद्यार्थियों, मानव एक नैतिक प्राणी के बाद धर्म और नैतिकता पर आधारित लोकतांत्रिक समाजवाद की नींव टिकी हुई है। प्रजातांत्रिक समाजवाद मानव जीवन में धर्म और नैतिकता के महत्व को स्वीकार करता है। उसका विचार है कि समस्त सामाजिक व्यवस्था धर्म और नैतिकता पर आधारित है, और यदि इस आधार को मिटाने का प्रयत्न किया गया तो समस्त व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएगी। लेकिन धर्म और नैतिकता से इसका आशय कर्मकांड और भाग्यवाद से नहीं है। सभी धर्मों में व्याप्त नैतिकता को सामान्य सिद्धांत के रूप में अपनाया जाना चाहिए। धार्यति इति से धर्मे, जो धारण करने योग्य वह धर्म है। इसलिए धर्म से निरपेक्ष कैसे रहा जा सकता है, आदर्श नैतिकता मूल्यों से परे कैसे रहा जा सकता है, इस प्रकार के विचार सिद्धांत लोकतांत्रिक समाजवाद की नींव को मजबूत करते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक समाजवाद का अगला लक्षण प्रजातांत्रिक सिद्धांतों में इसका गहरा विश्वास है। प्रजातांत्रिक समाजवाद का प्रजातांत्रिक सिद्धांतों में अटूट विश्वास होना इस रूप में यह दिखाई देता है हमें कि यह निर्वाचन, संसद, बहुमत और दलीय सरकार में विश्वास करता है तथा इसमें मतदाताओं के निर्वाचन के आधार को निरंतर बनाए रखने का लक्षण व्याप्त होता है। इसमें सरकार उसी समय तक कार्य करती है जब तक उसे संसद में बहुमत अथवा विश्वास प्राप्त होता है। इसमें विरोधी दलों का गला नहीं घोटा जाता, बल्कि दलों में यह और समझौता करने की नीति पर आधारित होता है। यह संवैधानिक और शांतिमय साधनों के द्वारा परिवर्तन लाने में विश्वास रखता है। मित्रों, विद्यार्थियों, इसके बाद प्रजातांत्रिक समाजवाद का अगला लक्षण हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन के रूप में दिखाई देता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद अथवा लोकतांत्रिक समाजवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक है। इस व्यवस्था में साम्यवाद की तरह किसी प्रकार की सैनिकवाद, अधिनायकवाद दिखाई हमें नहीं देता। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने और उनके विचारों को रखने की क्षमता होती है तथा उसका यह प्रचार प्रसार भी करता है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद के फ्रैंकफर्ट सम्मेलन की घोषणा में कहा गया कि स्वतंत्रता के बिना कोई समाजवाद नहीं हो सकता। प्रजातंत्र के माध्यम से ही समाजवाद को प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, विद्यार्थियों, अगले लक्षण के लिए हमें दिखाई देता है, इसका जो अगला लक्षण है वो समानता का है। यह समानता का पशुपोषक है, समानता को पोषण प्रदान करता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद समानता के सिद्धांत का पोषक है। यह सामाजिक न्याय पर बल देता है। यह संपत्ति की गंभीर विषमताओं को समाप्त कर देना चाहता है ताकि कोई इन विषमताओं के कारण किसी का शोषण नहीं कर सके। लोकतांत्रिक समाजवाद एक खुले समाज और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक समानता की स्थापना करना चाहता है। विभिन्न आर्थिक सुधारों के द्वारा आर्थिक समानता की स्थापना पर यह बल देता है। मित्रों, विद्यार्थियों, अगला लक्ष्य हमें अर्थव्यवस्था पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण के समर्थन के रूप में इसका दिखाई देना। अर्थव्यवस्था पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण का यह घोर समर्थक है। प्रजातांत्रिक समाजवाद की यह धारणा है, यदि साधारण व्यक्ति सामाजिक निर्णयों में भाग लेने की योग्यता रखता है तो वह आर्थिक निर्णयों में भाग लेने की योग्यता रखता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद अर्थव्यवस्था को प्रजा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्धारित करना चाहता है। यह बुनियादी अर्थव्यवस्था पर सरकारी स्वामित्व रखना चाहता है और शेष पर सरकारी नियमन करना चाहता है। यह विस्तृत लोक कल्याणकारी योजनाओं को व्यवस्थित बनाए रखना चाहता है। विद्यार्थियों, अगले लक्षण के रूप में यदि हम देखें तो यह आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देता है। लोकतांत्रिक समाजवाद आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देता है। लोकतांत्रिक समाजवाद में लोक कल्याणकारी योजना का उद्देश्य लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके लिए यह पूर्ण रोजगार, उच्चतर उत्पादन की व्यवस्था, अच्छा वेतन, बढ़ता हुआ जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा, आय और संपत्ति का उचित वितरण, गृह निर्माण, वृद्धावस्था पेंशन, जीवन बीमा आदि की व्यवस्था करता है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा आदि की सेवाओं को उपलब्ध कराना चाहता है, जो कि जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, अगले लक्षण के रूप में
आर्थिक सत्ता का यह विकेंद्रीकरण करना चाहता है। लोकतांत्रिक समाजवाद आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देता है। लोकतांत्रिक समाजवाद स्वयं में साध्य नहीं है, वरन यह तो साध्य की प्राप्ति के लिए साधन मात्र है। इसमें केवल मुख्य उद्योगों जैसे इस्पात, कोयला, लोहा, सीमेंट, विद्युत, पानी, गैस, यातायात, संचार, परिवहन आदि को, उन उद्योगों को जिनमें एकाधिकार की प्रकृति है, सार्वजनिक क्षेत्र में रखना चाहता है और आवश्यकता होने पर अन्य उद्योगों का भी नियमन किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि एक क्षेत्र में या अनेक उद्योगों पर सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित किया जाए और बाकी उद्योगों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। जैसे ब्रिटेन में इस्पात के क्षेत्र में सभी उद्योगों पर सार्वजनिक स्वामित्व नहीं है। मित्रों, विद्यार्थियों, हालांकि यह स्थिति आज बदल रही है, लेकिन हम प्रजातांत्रिक समाजवाद के मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। अगले लक्षण के रूप में हमें राष्ट्रीयकरण के स्थान पर समाजीकरण पर बल देने वाली दिखाई देती है। मित्रों, विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक समाजवाद राष्ट्रीयकरण के स्थान पर सामाजिकरण, सोशलाइजेशन पर बल देता है। लोकतांत्रिक समाजवादियों की यह धारणा है कि राष्ट्रीयकरण न तो श्रमिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है, न ही उनकी कुशलता और उत्तरदायित्व की समस्याओं का हल करना चाहता है, बल्कि इसने राज्यवाद और नौकरशाही को आगे बढ़ाया है और उनकी समस्याओं को गंभीर बना दिया है। जैसे जैसे श्रमिकों का जीवन स्तर उठता जाता है और वे मध्यम वर्ग में शामिल होते जाते हैं, वैसे वैसे राष्ट्रीयकरण के प्रति मतदाताओं की निष्ठा कम होती जाती है। यह स्थिति ब्रिटिश मतदाताओं के साथ हुई है। अब प्रजातांत्रिक समाजवाद उद्योगों पर प्रत्यक्ष सार्वजनिक स्वामित्व के लिए इतना अधिक बल नहीं देता जितना कि उन पर सामाजिक नियंत्रण और नियमन पर बल देता है। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीयकरण पूर्ण स्वामित्व है जिसमें सरकार का स्वामित्व होता है और सामाजिकरण में सबका स्वामित्व होता है जिसमें जनता शामिल होती है। मित्रों, विद्यार्थियों, प्रजातांत्रिक समाजवाद के अगले लक्षण के रूप में हमें उद्योगों में भी प्रजातंत्र के रूप में दिखाई देता है। लोकतांत्रिक समाजवाद उद्योगों में प्रजातंत्र लाना चाहता है। इसकी धारणा है कि जब तक उत्पादन और वितरण में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को अपनाया नहीं जाता, तब तक प्रजातंत्र पूर्ण नहीं है। यह उद्योगों के प्रबंध में मालिकों, श्रमिकों और सरकार तीनों का प्रतिनिधित्व चाहता है। विद्यार्थियों, अगले लक्षण के रूप में हमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल के रूप में दिखाई देता है। मित्रों, विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक समाजवाद के कार्य लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होते हैं। ये व्यक्तिवाद के सिद्धांत का घोर विरोधी है। यह समाज की सामूहिक शक्ति, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, सुरक्षा तथा अच्छे जीवन सारे तो सुविधाएं जुटाना चाहता है। यह उत्तरोत्तर आय करों और मृत्यु करों द्वारा फालतू निजी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति में परिवर्तित करना चाहता है। इस व्यवस्था में श्रमिक संघों और सहकारी संस्थाओं को भी सहायता दी जाती है, उन्हें उचित स्थान प्रदान किया जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, यह नहीं है। अगला लक्षण हमें विकासवादी साधनों में विश्वास के रूप में भी दिखाई देता है। लोकतांत्रिक समाजवाद सहमति से क्रांति लाना चाहता है। सहमति से क्रांति लाना चाहता है, असहमति से नहीं। यह हिंसा, दमन और आतंक के द्वारा क्रांति लाना नहीं चाहता, बल्कि लोगों की राय के द्वारा ऐसा परिवर्तन करना चाहता है जिससे समाज का विकास हो, राज्य का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो। यह परिवर्तन के लिए संवैधानिक और शांतिमय साधनों का सहारा लेना चाहता है। लोकतांत्रिक समाजवाद यह मानता है कि समाज अपनी प्रकृति से एक स्वावलंबी संस्था है और स्वावलंबी की भांति ही समाज का भी क्रमिक और स्वाभाविक विकास होना चाहिए। इसका मत है कि वैधानिक तरीकों से पूंजीवादी व्यवस्था में क्रमिक सुधार करके समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। इसमें जनमत, पब्लिक ओपिनियन परिवर्तन का आधार है और अनुनय इसका साधन है और संसद इसका मंच है। मित्रों, विद्यार्थियों, अगले लक्षण के रूप में हमें जो प्रजातांत्रिक समाजवाद का जो आधार है, प्रजातांत्रिक समाजवाद का जो मूलभूत सिद्धांत है, वो ये है कि समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं बल्कि सहयोग है।
लोकतांत्रिक समाजवाद का विश्वास है कि प्रजातांत्रिक पूंजीवाद प्रतिद्वंद्विता की प्रणाली पर आधारित है, जो समाज में निर्धनता, शोषण, अन्याय और अत्याचार को जन्म देता है। प्रजातांत्रिक पूंजीवाद प्रतिद्वंद्विता की प्रणाली पर आधारित है, जिसमें समाज में निर्धनता, शोषण और अन्याय और अत्याचार हमें दिखाई देता है। इसलिए लोकतांत्रिक समाजवाद प्रतियोगिता के स्थान पर, प्रतिद्वंद्विता के स्थान पर सहयोग पर बल देता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक समाजवाद पूंजीपति वर्ग और सरबराह वर्ग के मध्य जो विद्यमानता है उसको स्वीकार करते हुए वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को नहीं अपनाना चाहता। इसके अनुसार वर्ग संघर्ष की भावना दूषित और हिंसात्मक वातावरण को जन्म देती है, जिससे उत्पादन में गतिरोध आ जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद के अनुसार पूंजीपति और मजदूर वर्ग के हितों में एकता स्थापित नहीं की जा सकती और हमारा मूल मंत्र तो वर्ग संघर्ष की अपेक्षा वर्ग सामंजस्य और वर्ग सहयोग ही होना चाहिए। मित्रों, विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक समाजवाद की इन लक्षणों के बाद अगला इसका मूलभूत आधार, मूलभूत लक्षण, विशेषता विश्व शांति संबंधी विचार के रूप में हमें दिखाई देती है। भारत ने अपने पंचशील के सिद्धांतों में भी इसको स्वीकारा है। लोकतांत्रिक समाजवाद प्रारंभ से ही विश्व शांति के समर्थक रहे हैं और इस दृष्टि से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सदैव ही समर्थन किया है। विभिन्न व्यवस्था वाले राज्यों के बीच शांति और सद्भाव पर यह बल देता है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में प्रजातांत्रिक समाजवाद अथवा लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक समाजवाद की मुख्य लक्षण, इसका अर्थ, इसकी विशेषताओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।